प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। लाइक ऑल माय अदर वीडियोस, मैं इस वीडियो में भी सिर्फ आपको टॉप 3 फंड्स के नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा जिसके थ्रू हम इन टॉप 3 फंड्स को सेलेक्ट करेंगे। इस वीडियो में हमने एक एडिशनल डिटेल भी ऐड किया है। सो अपार्ट फ्रॉम आवर टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, हम एक अंडर परफॉर्मिंग फंड भी सेलेक्ट करेंगे और इस अंडर परफॉर्मिंग फंड का हम कुछ पैरामीटर्स पे कंपैरिजन करेंगे विथ टॉप 3 फंड्स इन लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। इससे हमें यह पता चलेगा कि अगर हमने बाय मिस्टेक किसी अंडर परफॉर्मिंग फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया तो लॉन्ग टर्म में हमारे पोर्टफोलियो का उस अंडर परफॉर्मिंग फंड के कारण कितना बुरा असर पड़ सकता है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में टोटल 27 फंड्स हैं। आउट ऑफ दिस 27 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं, जिन्होंने अभी तक अपना 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, और साथ ही वैसे फंड्स को भी हम रिमूव करेंगे जिनका AUM 500 करोड़ से कम है। यहां पर आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के ऑल 27 फंड्स का AUM, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड रिटर्न्स अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क चेक कर सकते हैं। सो आउट ऑफ दिस 27 फंड्स, हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं बड़ौदा लार्ज एंड मिड कैप फंड, BOI AXA लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी फंड, HSBC लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी फंड, महिंद्रा मनुलाइफ टॉप 250 निवेश योजना, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, नावी लार्ज एंड मिड कैप फंड, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड यूनियन लार्ज एंड मिड कैप फंड। So now we are left with our 19 large and mid cap funds. So out of these 19 actively managed large and mid cap funds, हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट नहीं कर पा रहा है तो उस फंड को हम अंडर परफॉर्मिंग फंड बोल सकते हैं, और हम अपना पोर्टफोलियो बनाते वक्त इन अंडर परफॉर्मिंग फंड्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो आउट ऑफ दीज फंड्स, वैसे फंड्स जो कि अपने बेंचमार्क को 3 या 4 होराइजन में बीट नहीं कर पा रहे हैं वो फंड्स हैं DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज फंड, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, IDFC कोर इक्विटी फंड, इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, L&T लार्ज एंड मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया विजन फंड, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड UTI कोर इक्विटी फंड। आउट ऑफ दीज फंड्स, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ऑल्दो 3 होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर इस फंड के रिटर्न्स और इसके बेंचमार्क के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर ये फंड फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो ये फंड ईजिली अपने बेंचमार्क को अक्रॉस ऑल होराइजन्स बीट कर पाएगा। आउट ऑफ दीज 19 फंड्स, हम एक अंडर परफॉर्मिंग फंड को भी सेलेक्ट करेंगे और इस अंडर परफॉर्मिंग फंड का हम कुछ पैरामीटर्स पे कंपैरिजन करेंगे विथ टॉप 3 फंड्स ऑफ लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। तो यहाँ पे मैंने जिस अंडर परफॉर्मिंग फंड को सेलेक्ट किया है वो है नंबर 15 निपॉन इंडिया विजन फंड। ये फंड अक्रॉस ऑल 4 होराइजन अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। इनफैक्ट 5 एंड 10 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम रिटर्न जनरेट किया है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ आवर टॉप 9 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। ये सारे फंड्स परफॉर्मेंस वाइज अच्छे फंड्स हैं क्योंकि ज़्यादातर होराइजन्स में इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। नाउ हमें इन टॉप 9 फंड्स में से अपना टॉप लार्ज एंड मिड कैप फंड्स सेलेक्ट करना है, इसलिए हम आउट ऑफ दीज फंड्स वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को 3% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आउट ऑफ दीज फंड्स, हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड, एडिलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड, ICICI Pru Large and Mid Cap Fund,
LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड। सो हमारे टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होंगे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एंड केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। अपार्ट फ्रॉम दिस टॉप 3 फंड्स हमने एक अंडर परफॉर्मिंग फंड भी सेलेक्ट किया है, दैट इज निपॉन इंडिया विजन फंड। परफॉर्मेंस वाइज आप देख सकते हैं कि इन टॉप 3 फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है, जबकि अंडर परफॉर्मिंग फंड अक्रॉस ऑल 4 होराइजन अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। और साथ ही इस अंडर परफॉर्मिंग फंड का रिटर्न्स अक्रॉस ऑल होराइजन्स टॉप 3 फंड से काफ़ी कम है। ना हम इन टॉप 3 फंड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड ज़्यादा सुटेबल है। ना हम इन 4 फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। इससे हमें ये पता चलेगा कि जब स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शन आया था तो उस समय इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा था विथ रिस्पेक्ट टू देयर बेंचमार्क। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ये फंड काफ़ी कम गिरा था एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क। और साथ ही मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप एंड केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटी फंड भी अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम गिरे थे, जबकि निपॉन इंडिया विजन फंड रफली अपने बेंचमार्क के बराबर ही गिरा था। और साथ ही निपॉन इंडिया विजन फंड ने दूसरे होराइजन्स में भी काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया था, जबकि टॉप 3 फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया था। ना हम इन 4 फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड रिलेटिवली न्यू फंड है, दैट्स वाई इसका 5 ईयर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा कम है और साथ ही इसका शार्प रेशियो एंड अल्फा काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। और साथ ही मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप एंड केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड का भी शार्प रेशियो एंड अल्फा अच्छा है अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन, जबकि निपॉन इंडिया विजन फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंड ने ज़्यादा रिस्क लिया है और इस फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा भी काफ़ी कम है अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। इनफैक्ट इसका अल्फा निगेटिव है अक्रॉस बोथ होराइजन्स। इस फंड का अल्फा निगेटिव इसलिए है क्योंकि ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता है। सो निपॉन इंडिया विजन फंड ज़्यादा रिस्क लेकर भी अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है। नाउ हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स का बेसिक डिटेल्स चेक करेंगे। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का इवन काफ़ी बड़ा है एट 21,700 करोड़। जब भी किसी भी फंड का इवन काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उस फंड के साथ कुछ लिमिटेशंस भी आ जाते हैं। उन लिमिटेशंस के बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। ऑल 3 फंड्स का बेंचमार्क सेम है, दैट इज़ निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड्स मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में करते हैं। मार्केट कैप वाइज टॉप 250 कंपनीज में फर्स्ट 100 कंपनीज लार्ज कैप की कंपनीज होंगी और नेक्स्ट 150 कंपनीज मिड कैप की कंपनीज होंगी। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू अदर 2 फंड्स। आउट ऑफ दीज 3 फंड्स मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का पोर्टफोलियो पी एंड पोर्टफोलियो पी भी काफ़ी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड कुछ वैल्यू स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है, जबकि रेस्ट 2 फंड्स अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में करते हैं। ना हम इन ऑल 3 फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एंड केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड का लार्ज कैप में रिलेटिवली बड़ा एक्सपोजर है। मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का हमने AUM चेक किया जो कि काफ़ी बड़ा था। इस बड़े AUM के कारण इस फंड के साथ प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इस फंड को हमेशा ही अपना ज़्यादातर एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स में रखना होगा। नाम इन 3 फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं टेक, फाइनेंशियल,
केमिकल, सर्विसेज एंड हेल्थ केयर। जबकि मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का मेजर इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल, टेक, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल एंड एनर्जी सेक्टर में। और केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड ने अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किया है फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, टेक, हेल्थ केयर एंड सर्विसेज सेक्टर में। सो आउट ऑफ दीज 3 फंड्स, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का सेक्टर एलोकेशन क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि इस फंड ने अपने टॉप 5 सेक्टर्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 76% इन्वेस्ट किया है, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा है। जबकि मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने अपने टॉप 5 सेक्टर्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 65% इन्वेस्ट किया है, और केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड ने इन टॉप 5 सेक्टर्स में अबाउट 56% इन्वेस्ट किया है। सो रिलेटिवली केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड का सेक्टर एलोकेशन ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। नाम इन 3 फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने जिन टॉप कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनीज हैं टाटा एलेक्सी, बजाज फाइनेंस, टोरेंट पावर, कोफोर्ज एंड पीआई इंडस्ट्रीज। जबकि मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने जिन टॉप कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनीज हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक एंड एसबीआई। और केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड बजाज फाइनेंस। सो इन 3 फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने अपने टॉप 10 होल्डिंग्स में काफ़ी ज़्यादा मिड कैप स्टॉक्स को इंक्लूड किया है, जबकि मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड ने अपने टॉप 10 होल्डिंग्स में ज़्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स को इंक्लूड किया है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने फॉरेन इक्विटी में भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है, और अपने टोटल एसेट का इस फंड ने अबाउट 25% फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया है। सो नाउ हमने लार्ज एंड मिड कैप फंड के टॉप फंड्स का डिटेल्स चेक कर लिया है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड ज़्यादा सुटेबल है? अगर आपके पोर्टफोलियो में फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर नहीं है और आपको स्मॉल अमाउंट का फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर चाहिए, तो आपके लिए एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आउट ऑफ दीज 3 फंड्स, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने मिड कैप स्टॉक्स में भी रिलेटिवली ज़्यादा एक्सपोजर लिया है। तो अगर आपको लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक ऐसा फंड चाहिए जिसका मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर रिलेटिवली ज़्यादा है, तो इन दैट केस ऑल्सो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी फॉरेन इक्विटीज़ का अच्छा एक्सपोजर है, या फिर आप फॉरेन इक्विटीज़ में अपना एक्सपोजर नहीं चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड या केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का AUM काफ़ी बड़ा हो चुका है, दैट्स वाई ये फंड लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं लेता है। आप सिर्फ इस फंड में SIP ही कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर किसी फंड का AUM काफ़ी बड़ा हो जाता है तो वो फंड अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में ही करेगा, और मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो फंड अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।